हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का त्रिपाठी सोशियोलॉजी चैनल में। तो मैंने अभी आप लोग को बताया कि सोसाइटी क्या है। मेरे जो पहले की वीडियोस में मैंने सोसाइटी के विषय में बताया। अब हम पढ़ेंगे कि वर्ण व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जो जाति व्यवस्था आती है, मतलब वर्ण व्यवस्था ही बनाया गया। 4 वर्ण बताए गए हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। और इसकी अपेक्षा हम देखें तो फिर इन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में ही जाति की व्यवस्था की गई, क्योंकि भारत में भी इसके इसके अंतर्गत बहुत सारी जातियाँ पाई जाती हैं। और हम देखते हैं कि एक समाजशास्त्री थे हर्बर्ट रिजले, जिन्होंने ये बताया कि जो वर्ण व्यवस्था है वो धर्म ग्रंथ से ना होके आर्य जो आए थे हमारे भारत में, जो हमारे आर्य आए थे, उन्होंने मतलब इन्होंने अपनी पुस्तक पीपल ऑफ इंडिया में लिखा था कि जो आर्य आए उन्होंने इस व्यवस्था को किस प्रकार से जन्म दिया, इसके विषय में। लेकिन ये सब छोड़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम पहले ये देखेंगे कि वर्ण व्यवस्था मतलब वर्ण शब्द से तात्पर्य रंग से है। ये तो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था का मतलब रंग से था। जो गोरे थे उन्हें ब्राह्मण की कैटेगरी में, जो थोड़े सांवले थे उन्हें क्षत्रिय की कैटेगरी में, जो उससे भी सांवले थे उन्हें वैश्य की कैटेगरी में, और जो काले थे उन्हें शूद्र की कैटेगरी में रखा गया था। तो कहीं ना कहीं ये रंग पे भी डिपेंड करता था। और इसी आधार पे ये बताया गया कि ब्राह्मण का जो जन्म है वो ब्रह्मा जी के मतलब 10वें, मतलब ऋग्वेद के जो 10वें मंडल पुरुष सूक्त थे उसी में ये सारी चीज़ें डेफिनेशन मिलती है। तो ये माना गया कि हिंदू देवता जो ब्रह्मा है उनके मुख से ब्राह्मण का जन्म, और भुजा भुजा से जो है वो क्षत्रियो का जन्म, जंघा से वैश्य का जन्म और पैरों से शूद्र का जन्म माना गया। तो कभी कभी अछूत के रूप में एक पांचवें वर्ण की भी चर्चा की जाती है। ये हर्बर्ट रिजले ने मतलब इनके अकॉर्डिंग था, लेकिन इसे इस चीज़ में इन्वॉल्व कर दिया गया, जोड़ा गया कि ये सारी चीज़ें हों। तो ये वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था थी। अब हम हर्बर्ट रिजले से पढ़ेंगे कि मतलब अकॉर्डिंग टू हमारे धर्म से है, मतलब रिलीजियन जो हमारा है उसके हिसाब से है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू रिजले, जो समाजशास्त्री हैं हर्बर्ट रिजले, इन्होंने अपनी पुस्तक पीपल ऑफ इंडिया में कहा कि जब भारत में आर्य आए, तो जब भारत में आर्य आए थे तो वो स्वयं 3 वर्णों में विभाजित थे। आर्य स्वयं 3 वर्णों में विभाजित थे। उनके वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। तथा जब भोजन की खोज में वह भारत आए तो अपने बेहतर सैन्य बल के बलबूते पर भारत के मूल निवासियों को पराजित करने में सफल रहे, और पराजितों को अपने सेवा कार्य के लिए वर्ण व्यवस्था में शामिल कर उनका शोषण किया। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन समाज में इन सभी वर्णों के लिए अलग अलग कार्य सुनिश्चित किए गए थे। तो ये माना जाता है कि जो आर्य आए थे वो 3 वर्णों में वो पहले से ही विभाजित थे, और चौथे वर्ण में उनके कार्यों को और संपादन और उनकी सेवाओं को स्वीकृति और उनकी सेवा करना, ये सारी चीज़ों के लिए उन्होंने एक और वर्ण बनाया, ऐसा माना जाता है। और धार्मिक ग्रंथ में माना जाता है कि ब्रह्मा ने, मतलब हिंदू धर्म के जो देवता हैं ब्रह्मा जी, उन्होंने ही इन चारों वर्णों का पुनर्गठन किया था। तो और रिजले ये कहते हैं, तो रिजले का मानना था कि ब्राह्मणों का कार्य था अध्ययनों से जुड़ा, क्षत्रिय का कार्य था देश की रक्षा करना, कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, वैश्य का कार्य था व्यावसायिक कार्यों का उत्तरदायित्व वैश्यों पर होता था, मतलब जो भी व्यावसायिक कार्य थे। शूद्र का कार्य था कि ये दासों का वर्ण था जो अपने से ऊपर तीनों वर्णों की सेवा करते थे। फिर हम देखते हैं, अब क्लियर हो गया कि ब्राह्मण का क्या कार्य था, क्षत्रिय का क्या क्या कार्य था, वैश्य का क्या कार्य था और शूद्र का क्या कार्य था। अब देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था की जो सार्थकता है वो क्या थी। उसके पहले मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि वर्ण व्यवस्था में जो था वो कठोरता एवं उत्तर वैदिक काल से ही शुरू हो गया था, जब ऋषियों ने सामाजिक संबंधों और विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए उच्च वर्णों ने अपनी सामाजिक हैसियत, आर्थिक संसाधनों पर अपने हितों को बरकरार रखने के लिए वर्ण व्यवस्था को जन्म पर आधारित बनाने के लिए कार्य करना शुरू किया। तो उस अवस्था में जो ब्राह्मण वर्ण की सामाजिक प्रभुसत्ता कायम हुई थी, तो दूसरी तरफ यह व्यवस्था क्षत्रिय शासन के अनुकूलतम रही। दरअसल इससे समाज जो था वो बढ़ता गया। तो मतलब क्या हुआ कि ये माना गया कि ब्राह्मण को हमेशा से ही सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान माना जाता है। तो ये कहा गया कि जो प्रभु सत्ता है, मतलब जो सत्ता है उसे ब्राह्मण वर्ण ही संभालेगा। तो इसके अपेक्षा जो दूसरा वर्ण था क्षत्रिय,
मतलब उनके खिलाफ ये चीज़ कहा गया कि वो भी तो देश की रक्षा मतलब देश की रक्षा कर रहे हैं और भी सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो वो भी सत्ता को संभाल सकते हैं, तो उनके खिलाफ ये हुआ। तो मतलब ये माना गया है कि उन्होंने उद्भव के आरंभिक समय में वर्णों के व्यवसाय वंशानुगत नहीं होते थे। उनको न केवल अपने कर्म के आधार पर व्यवसाय में परिवर्तन की छूट थी, बल्कि यदि किसी व्यक्ति की आवश्यक बुद्धि और गुण विकसित हो जाते थे, तो वह अपनी परिस्थिति को भी ऊपर उठा सकता था। मतलब एक एक अकॉर्डिंग टू गौरतलब उसमें ये माना गया कि जो आरंभिक समय में वर्णों के जो व्यवसाय हैं वो वंशानुगत नहीं थे। जैसे ये माना जाता है ना कि ये तेली है तो ये करेगा, ये मतलब कास्ट के हिसाब से कार्यों को भी संपादित किया गया था। तो ये इसमें मतलब ये कहा गया कि अगर कोई मतलब कोई शूद्र वर्ण का है या क्षत्रिय वर्ण का है, वो अगर ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो वो अपने बुद्धि बुद्धि के हिसाब से वो आगे बढ़ सकते हैं, और जो ब्राह्मणों का जो पद पहले से निर्धारित है उससे वहाँ तक भी पहुँच सकते हैं। तो ये माना जाता था। फिर इसकी जो सार्थकता थी वो हम देख लेते हैं। तो इसमें था कि श्रम विभाजन करके व्यक्तियों को कार्य के निष्पादन की प्रक्रिया सरल बनाना था, पारस्परिक निर्धनता को बढ़ाकर सामाजिक संगठन को मजबूत बनाना था, व्यक्ति के कार्यों को निर्धारित कर उन्हें सामाजिक द्वंद्व से मुक्त कराना था, और अनावश्यक व्यावसायिक प्रतियोगिता पर रोक लगी तथा कार्य बेहतर तरीके से संपादित होने लगे थे। तो ये सब हुआ। निरर्थकता में हुआ कि जब वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हुई तो उसकी अपनी रूढ़ियों और सामाजिक शोषण की वैधता प्रदान की गई। कार्यों को धर्म से संबंधित करने से व्यक्ति में नवीन प्रवृत्तियां हतोत्साहित हुई। वर्ण व्यवस्था ने समाज के एक वर्ग का व्यापक पैमाने पर शोषण किया, अतः यह अतार्किक व शोषणवादी व्यवस्था थी। इनमें सामाजिक एकता को भंग कर दिया। मतलब ये जो वर्ण व्यवस्था नाम का जो ये चीज़ आया, ये इसने सामाजिक एकता को भंग कर दिया, क्योंकि ब्राह्मणों को सपोर्ट करने लगे, क्षत्रिय को, वैश्य कोई भी अपने मतलब खिलाफ कोई करेगा नहीं। तो सब इससे जो सामाजिक एकता थी वो कहीं ना कहीं खत्म हुई। अब देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था जो है वो वर्तमान संदर्भ में वर्ण व्यवस्था वर्ण पर आधारित परंपरागत व्यवस्था के रूप में आज बिल्कुल विद्यमान नहीं है, लेकिन जाति व्यवस्था के रूप में भारतीय समाज के सभी पक्षों पर इनका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। वर्ण व्यवस्था तो खत्म हो गई, लेकिन जो जाति व्यवस्था थी वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत, वो आज भी भारतीय समाज में हर एक जगह दिखने को मिलता है। कितना भी चेंजिंग हुआ, लेकिन जो जाति का मतलब सिस्टम जो था कि ये है वो है, ये चीज़ अभी भी भारतीय समाज में हर कोने कोने में दिखाई देता है। हालांकि भारतीय संविधान व कानून ने छुआछूत जैसी व्यवस्था को पूर्णतः प्रतिबंधित घोषित कर दिया है। मतलब जो अभी अभी भी ये छुआछूत की जो भावना है वो पूर्णतः रूप से उसे समाप्त कर दिया गया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अभी भी हम देखते हैं तो गांव में ये थोड़ा बहुत तो ज़रूरी अपने को देखने को मिलता है कि यहाँ अभी भी छुआछूत की भावना है। लेकिन जो पहले था कि ना वो मंदिर में प्रवेश कर सकता है, ना उसके घर कोई आना जाना था, ये सारी चीज़ें बहुत कम हो गई हैं। इनफैक्ट ज़रूरी भी था। तो किसी भी इंसान से कोई भी पद हम नहीं छीन सकते हैं, उसका जो हक है, जो पद है, वो उसे मिलना चाहिए। तो ये तो बहुत सही हुआ जो छुआछूत की भावना है उसे हटा करके। अब हम देखते हैं कि इसी छुआछूत की भावना में अस्पृश्य जो जाति थे उनके विषय में हम देख लेते हैं। तो ये माना जाता है कि इन चारों वर्णों के अलावा इस व्यवस्था से संबंधित एक और व्यवस्था थी, मतलब जो जिसे अपवित्र समझा जाता था, और वो था एक पांचवा समूह, जिसको इस व्यवस्था के संबंधित होते हुए भी इस वर्ण व्यवस्था में स्थान प्राप्त नहीं था। मतलब इसे वर्ण व्यवस्था में तो गिनती की जाती थी इसका, लेकिन जो वर्ण व्यवस्था में जो स्थान होता था कि ये जैसे उनका व्यवसाय चयन, तो ये सारी चीज़ें इसको इसके लिए स्थान नहीं प्राप्त था। इनको अस्पृश्य नाम से जाना जाता था। अछूत, अत्यंत, चंडाल, पंचम आदि शब्दों से इन्हें संबोधित किया जाता था। फिर हम देखते हैं कि गांधी जी ने इसे हरिजन शब्द का प्रयोग किया था 1935 में, और उसी समय उन्होंने एक अधिनियम चलाया और वो था अनुसूचित जाति, मतलब अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया, जिससे अब अनुसूचित जाति में मतलब ये जाति की कैटेगरी में आने लगा और जाति के जो जो अधिकार हैं इसे मिलने लगे थे 1935 में। तो और फिर हम देखते हैं कि जो मतलब इनका जो कार्य था
अस्पृश्यों का जो कार्य था वो ये था कि ये गाँव के मतलब मुख्य इनको जन्म से अपवित्र माना जाता था और मान्यता थी कि इनके स्पर्श से या छाया से या सिर्फ इनका सांस लेने से जो उच्च जाति के लोग हैं उनके वातावरण अपवित्र हो जाते हैं। इनको गांव के दक्षिण साइड के सबसे किनारे कोने में रखा जाता था और इनका कोई फेस ना देखे, इनकी कोई भी चीज़ें, और इन्हें मतलब ये था कि जो पक्के रोड हैं, पक्के मकान हैं, इन सब में इनका प्रवेश वर्जित था, मंदिर में प्रवेश वर्जित था। तो ये सब था। अछूत महिलाएं मतलब आभूषण एवं कमर से ऊपर वस्त्र नहीं पहन सकती थी, जो अछूत महिलाएं थीं। और जो पुरुष थे वो कभी जूता, कमर से ऊपर वस्त्र मतलब उनको पहनने की अनुमति नहीं थी। और जैसे कि मैला साफ करना, मृत पशुओं को फेंकना, ये सारी चीज़ें इनके इनके कार्यों में आता था। तो इन सभी नियोक्ताओं का जो मतलब ये सब है, इनका अगर वो बलपूर्वक मतलब उल्लंघन कर देते थे तो उसके लिए इन्हें या तो इनका अंग भंग करा दिया जाता था या तो इनको मृत्युदंड की सज़ा दी जाती थी। तो ये सब था और ये अभी बहुत कम हो, तो अभी बहुत मतलब बहुत ही कम हो चुका है। इनफैक्ट है, फिर भी नहीं गया है, लेकिन जा रहा है ये सारी चीज़ें। फिर हम देखते हैं कि अस्पृश्यता के कारण क्या है। तो सिंपल सी बात है कि समाजशास्त्रियों के अनुसार अस्पृश्यता की जो जननी है वो उच्च नीच की भावना है। मतलब उच्च और नीच ये जो वर्ड है इसी से ही अस्पृश्य जाति का मतलब माना जाता है, मतलब संबोधित हुआ। और हम देखते हैं कि इसके 3 रीज़न है और वो है, पहला है प्रजातीय भावना। प्रजातीय भावना में जैसे ये था कि गोरे काले और इन सब चीज़ों का भेद। सेकंड था धार्मिक भावना, जैसे कि मतलब इन्हें धर्म में पवित्रता एवं शुद्धि का महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं था, तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करती थी। फिर था सामाजिक कारण। तो ये 3 रीज़न हो गए, प्रजातीय, धार्मिक, सामाजिक, किसके? अस्पृश्यता के। फिर देखते हैं कि जैसे जैसे समाज में प्रगति हो गई, सामाजिक आर्थिक रूप से विकसित होता गया, समाज में पैसों का बोलबाला हो गया और आज वही श्रेष्ठ है जो धनी है। ये तो सही है। आज ये नहीं देखा जा रहा है कि कौन अस्पृश्य है, कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है। ये चीज़ें हैं, इफेक्ट करती हैं, लेकिन आजकल हम देखते हैं तो हर जगह सिर्फ पैसों का ही मान्य है। जिनके पास पैसे हैं उनके पास सब कुछ है, जिनके पास नहीं है उनके पास कुछ नहीं है। तो फिर हम देखते हैं कि जो अस्पृश्य का उन्मूलन था उसके लिए क्या है, तो उसमें इस परिप्रेक्ष्य को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला सुधारवादी और दूसरा वैकल्पिक। सुधारवादी में इन लोगों को दयानंद सरस्वती के कार्यों को और महात्मा गांधी के कार्यों को माना जाता था। और जो वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य था उसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया। पहला धर्मांतरण और दूसरा धर्मनिरपेक्षता पर बल। तो जो धर्मांतरण था वो बी आर अम्बेडकर था। मतलब बी आर अम्बेडकर का यही मानना था ना कि जो अस्पृश्य उन्मूलन के लिए धर्म परिवर्तन का समर्थन करते थे। मतलब कि यदि आप जिस धर्म में हैं उसमें अगर आपको फुल मान्यता नहीं प्राप्त होती है तो आप अपने धर्म को चेंज कर सकते हैं, धर्मांतरण। तो ये बी आर अम्बेडकर का मानना था। फिर हम देखते हैं कि हाँ, इसके निवारण हेतु जैसे मतलब शिक्षा को ज़्यादा बढ़ावा देना वो अस्पृश्य जातियों को, फिर जाति उपजाति का उन्मूलन और आर्थिक विकास जो है वो सब बढ़ाना, राजकीय पदों पर इनकी नियुक्ति। तो ये सारी चीज़ें अगर कर दी जाए तो मतलब अभी हो भी रहा है, बहुत सारी ये हो गया कि अभी तो बहुत सीट, जैसे कोई भी जॉब आ रहा है तो उसमें कुछ सीट सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए रह रहा है, एस टी वालों के लिए रह रहा है कि ये उनमें उन लोग का रहेगा। तो कुछ सीटें तो उन लोगों का निर्धारित ही हो गया है। तो बहुत सारे परिवर्तन अभी हो रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जहाँ पहले से 100 गलतियाँ पड़ी हुई हैं जिस सोसाइटी में, उस सोसाइटी से अगर अब हम बदलाव करने के ऊपर आए हैं कि हम बदलाव करेंगे और हम सब कर रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो 100 में 10 छूट ही जाएगा हमारा। तो धीरे धीरे होते होते आई थिंक होगा। और हमारा ये मानना है कि विकास हो रहा है और विकास एक दिन जाके ख़त्म हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। विकास कभी ख़त्म ही नहीं होगा। विकास आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है और आएगा ही, सिर्फ आएगा, कभी ख़त्म नहीं हो। फिर भी हम सारे मानव का यही मानना है कि विकास की प्रक्रिया जो अभी चल रही है वो एक दिन तो ख़त्म होगी ही, एक दिन तो सारा विकास हो ही जाएगा। सो सस्पेंस पे और
सोच पे ही तो दुनिया टिकी हुई है। तो ये चीज़ें हैं। फिर ये अस्पृश्य के विषय में हो गया। अब हम पढ़ेंगे सिर्फ रिजले बोल रही हूँ, जाति व्यवस्था पढ़ेंगे कि वो क्या है, उसका जन्म कहाँ से हुआ, जाति वर्ड कहाँ से आया, तो ये सब हम देख लेंगे। तो वीडियो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइबर बढ़वाइए आप लोग। और मैं आप लोग को ऐसे वीडियो देती रहूँगी। और ये मैंने पहले भी बोला और अभी भी बोल रही हूँ, प्रॉपर एमए वालों के लिए ही नहीं है, ये सब के लिए है, ये कोई भी पढ़ सकता है, नॉर्मल है। सो आप लोग इसे पढ़िए और वीडियो पॉज करके आप लोग इसे लिखिए। तो थैंक यू सो मच। और लाइक करते रहिए मेरे वीडियो को, शेयर करते रहिए।